हमने पढ़ा हुआ है कि वर्क बराबर होता है एफ डी काज ऑफ थीटा के। दिस इज़ वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हो निकालना हो तो वर्क बराबर होता है लिमिट डेल एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो समेशन आई इक्वल्स टू 1 to n एफ आई डी आई काज ऑफ थीटा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ऐसे भी बोला जा सकता है, वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड is independent of path followed। कि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होता है। या हम ये क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि वर्क डन इन कंजर्वेटिव फील्ड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड भी कहते हैं। लास्ट में हम जाके इस बात को एक्सप्लेन करेंगे कि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कैसे होता है, कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी होती हैं और कंजर्वेटिव फील्ड की कौन कौन सी एग्जांपल्स हैं। सो सबसे पहले हम वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। लेट्स कंसीडर कि हमने एक ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m। इस ऑब्जेक्ट को हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर एक पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर लेके जाना है। से दैट कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो फ्लोर पे है, हमने उसको रूफ तक लेके जाना, छत तक लेके जाना है। सो इस ऑब्जेक्ट को हमने ए से बी पॉइंट तक लेके जाने के लिए, से ए पॉइंट लोअर पॉइंट है, फ्लोर के ऊपर है, बी रूफ के ऊपर है। तो ए से बी तक लेके जाने के लिए हम दो तीन पाथ को अडॉप्ट कर सकते हैं, डिफरेंट पाथ को अडॉप्ट कर सकते हैं, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। लेट अस एग्जाम्पलरी हम 3 पाथ लेते हैं। कि पाथ नंबर 1 ये है कि हम इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले स्ट्रेट अप लेके जाते हैं ए से सी तक, देन सी से हम उसको डी तक लेके जाते हैं। यूँ भी हम लेके जा सकते हैं, दिस इज़ पाथ 1। यूँ भी हो सकता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को पहले ए से डी तक लेके जाएं, फिर डी से डायरेक्ट ऊपर बी तक लेके जाएं। यूँ भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज़ पाथ 2। ये दूसरा रास्ता है, इस रास्ते से भी हम ऑब्जेक्ट को ए से बी तक मूव करवा सकते हैं। यूँ भी हो सकता है कि हम ए से ऐसे बी तक लेके जा सकते हैं, पाथ 3 को भी फॉलो कर सकते हैं। अब हमारा टास्क ये है कि हमने ये प्रूव करना है कि हम ऑब्जेक्ट को जिसका mass m है उसको पाथ 1 से लेकर जाएं, पाथ 2 से लेके जाएं, पाथ 3 से लेके जाएं, किसी भी पाथ से लेके जाएं ए से बी तक, वर्क डन सेम रहेगा। तीनों पाथ पे सेम वर्क अमाउंट ऑफ वर्क होगा, वर्क डन डिफरेंट नहीं होगा। सो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, कंसीडर पाथ 1। पाथ 1 की जब हम बात करेंगे, सो वर्क डन अलॉन्ग पाथ 1 W1 में कह देता हूँ। W1 इज़ इक्वल्स टू, इसके दो हिस्से हैं, वर्क फ्राम A to C प्लस वर्क फ्राम C to B। ये दो वर्क हो सकते हैं, यानी कि A से B तक। ये हमारे पास है कि A से B तक इसको लेके जाएंगे पहले, फिर B से C तक। सो इस पूरे पाथ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। सो टोटल वर्क डन ऑन A C B पाथ बराबर है वर्क डन फ्राम A to C एंड वर्क डन फ्राम C to B। A to C तक वर्क के लिए हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? देखें, A से C तक अगर हम देखें ऑब्जेक्ट को, हम A से C तक लेके जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। हम इस ऑब्जेक्ट को इस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करवा रहे हैं,
तो ए से सी तक जो वर्क होगा ये हो जाएगा -mgh, ठीक है, क्योंकि वर्क हमारे पास होता है एफ डी, सॉरी वर्क इज़ इक्वल्स टू एफ डॉट डी, यहाँ पे फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट है h, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए से सी तक, और mgh काज ऑफ 180 डिग्री। 180 डिग्री इस तरह है कि हम ऑब्जेक्ट को अपवर्ड लेके जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगती है। सो एंगल जो है अप्लाइड फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के दरमियान, ग्रेविटेशनल फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के दरमियान 180 है। तो सो काज 180 -1 होता है, तो -mgh आ जाएगा, प्लस वर्क डन सी टू बी, ये ज़ीरो होगा। सी से बी तक वर्क इसलिए ज़ीरो होगा क्योंकि इस वक्त ऑब्जेक्ट को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव करवाते हैं, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, और हमें पता है कि जिस वक्त एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, एंड डिस्प्लेसमेंट इनके दरमियान एंगल 90 होता है, तो वर्क ज़ीरो आता है। सो फर्स्ट वर्क आ जाएगा W1 इज इक्वल्स टू -mgh, पहले पाथ का वर्क। नाउ कंसीडर पाथ 2, हम पाथ 2 की बात करते हैं। पाथ 2 के ऊपर वर्क डन क्या होगा? पार्ट 2 पे वर्क डन W2, इसको भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहले वर्क A से D तक प्लस वर्क D to B। ये डायग्राम अपने पास बना लें और इस डायग्राम को फॉलो करें। A से D तक वर्क और D से B तक वर्क। A से D तक वर्क अगेन ज़ीरो होगा। ज़ीरो होने की वजह वही है कि A से D तक जब हम जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लग रही है, हम ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री है। सो वर्क डन A to D ज़ीरो होगा, प्लस D to B, D से B तक जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट H होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगेगी और हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट मूव करेंगे, तो वर्क डन होगा -mgh। वही रीज़न है जो ऊपर हमने यूज़ किया, W2 इज इक्वल्स टू -mgh। पार्ट 2 पे भी वर्क डन होगा, W इज इक्वल्स टू -mgh। नाउ कंसीडर पार्ट 3। पार्ट 3 की जब हम बात करेंगे तो पार्ट 3 हमने एक लैटरल पाथ लिया हुआ है A से B तक। अगर हम इस लैटरल पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करें तो हमारे पास जस्ट लाइक स्टेयर, जैसे सीढ़ी होती है, फ़र्ज़ करते हैं A से B तक हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे ये पैचेस बनते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जैसे स्टेयर के ऊपर होता है। स्टेयर में देखें आप, एक हॉरिजॉन्टल पैच होता है, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल एंड सो ऑन। सो हम फॉरवर्ड भी मूव करते जाते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होती है, साथ साथ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होती है। सो A से B तक वर्क डन पाथ 3 के ऊपर कैलकुलेट करने के लिए हम पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल पैचेस डेल X एंड वर्टिकल पैचेस डेल Y। ये पहला वर्टिकल पैच है डेल Y1, ये दूसरा वर्टिकल पैच है डेल Y2, ये तीसरा वर्टिकल पैच है डेल Y3 अप टू सो ऑन डेल YN आखिरी पैच होगा। इस तरह ये हॉरिजॉन्टल पैच डेल X1, उसके बाद दूसरा हॉरिजॉन्टल पैच डेल X2 अप टू सो ऑन डेल XN, राइट। अब हमें ये पता है कि वर्क डन थ्रू हॉरिजॉन्टल पैचेस, इन हॉरिजॉन्टल पैचेस के ऊपर वर्क डन ज़ीरो होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पैचेस में फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड लगती है और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल होती है। दैट मींस ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल पैचेस पे वर्क ज़ीरो होगा, जबकि हमारे पास जो वर्क डन होगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल पैचेस की वजह से होगा। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्क डन को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड पाथ पे वर्क जो होगा -mg, दिस इज़ द फोर्स, एंड डेल Y1 प्लस डेल Y2 प्लस डेल Y3 अप टू सो ऑन डेल YN।
ये del y1, del y2, del y3 अप टू सो ऑन del yn, ये हमारे पास वर्टिकल पैचेस है। हॉरिजॉन्टल पैचेस का वर्क ज़ीरो, सो सिर्फ वर्टिकल पैचेस की वजह से वर्क होगा माइनस एम जी इज़ द फोर्स, एम जी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, डाउनवर्ड लग रही है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस एम जी। तो ये तमाम वर्टिकल पैचेस यानी कि एक स्टेयर है, इसके वर्टिकल पैचेस आपस में मिलकर ये ए से बी की हाइट बनाते हैं। सो del y1, del y2, del y3 ये सारे वर्टिकल पैचेस मिलेंगे और हाइट बनेगी। सो यहाँ पे हमारे पास प्रूव ये हो गया, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। ऑल these three equations tells us about the fact that work done in gravitational field is independent of the path followed। हम कोई भी पाथ अडॉप्ट करें, पाथ 1 से मूव करवाएं ऑब्जेक्ट को, पाथ 2 से और पाथ 3 से, वर्क डन जो होगा वो सेम रहेगा। वर्क डन इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। सो हम ये कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि ऐसा फील्ड जिसमें पाथ जो वर्क होगा वो पाथ डिपेंडेंट ना हो, वर्क इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड हो, तो ऐसे फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं, और ऐसी फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ कंजर्वेटिव फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इज़ कंजर्वेटिव फील्ड। अब एग्जांपल की बात याद रखें कि कौन सी फोर्सेस कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं और कौन सी फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, किसी भी पाथ से मूव करें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड होगा, हर पाथ पे सेम वर्क रहेगा। इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, वहाँ पे जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होता। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, सो दैट मीन्स कि आप पॉइंट ए से बी तक मूव कर रहे हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान। अब स्ट्रेट अगर मूव करें तो डिफरेंट फ्रिक्शन होगी, कोई और पाथ अडैप्ट करते हैं तो डिफरेंट फ्रिक्शन होगी, क्योंकि हर पाथ पे हर पॉइंट की अपनी फ्रिक्शन होती है। इस तरह एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस में भी एयर रेजिस्टेंस भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, यहाँ भी वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, पाथ पे डिपेंड कर रहा होता है। टेंशन इन द स्ट्रिंग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉर्मल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। प्रोपल्शन फोर्स ऑफ ए रॉकेट ये भी, या प्रोपल्शन फोर्स ऑफ मोटर ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। नॉन कंजर्वेटिव मीन कि यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। सो ये क्वेश्चन अगर हो कि फाइंड द वर्क डन और prove that work done in the gravitational field is independent of the path followed or gravitational field is a conservative field, तो उसके लिए ये कैलकुलेशन की जा सकती है।